फाउंडर हैं स्टार्टर्स सीएफओ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए लंच के बाद पूरी एनर्जी के साथ दमदार तरीके से। थैंक यू वेरी मच। So good morning everyone. So विवेकेंद्र सर के सेशन में हमेशा गुड मॉर्निंग होता है. There is no good afternoon, no good night, no good I was evening. about to say this कि अगर अभी शाम को भी आप विवेक सर से मिलेंगे तो वो कहेंगे गुड मॉर्निंग, बिकॉज हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि भाई जब तक एनर्जी रहेगी, क्योंकि शाम तक हम गुड मॉर्निंग बोलते रहेंगे तो हमारी एनर्जी पूरी बनी रहेगी। इसलिए एक बार सर गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. So friends, next half an hour में हम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं फाइनेंस के अंदर जो हमारी सबकी लाइफ इम्पैक्ट करेगी। और हमारे सब बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंस अकाउंट्स। अगर हम एक अकाउंट्स और फाइनेंस ऐसी चीज है जिससे हम पूरे बिजनेस को पकड़ के रख सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं। यस और नो? तो हम बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे डिस्कस करेंगे तो जो आपके बिजनेस लाइफ साइकिल पे हिट करते हैं और आपकी पर्सनली आपको जो है इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम इसे अच्छे से सुने और इसके नोट्स लिखें और जो है अभी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, फिर आप जो है डिटेल में डिस्कस भी हमारे साथ कर सकते हैं। सामने वाले हॉल के अंदर स्टार्टर सीएफओ का एक बूथ लगा हुआ है, उस पे आके जो है आप अपने बिजनेस के बारे में पर्सनल जो है आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। So just a brief introduction. I am Abhishek. I am founder of Starter CFO. I am a chartered accountant by profession, a lawyer by chance, and an entrepreneur by passion. So I am very thankful to Dr. Vivekendra sir कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे डिस्कस कर सके. I am also a valuation expert from New York University and a registered valuer in India. So I am here जिससे हम जो है फाइनेंस के बारे में बात करके अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर सके. किसे किसे अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करना है? सबको करना है, क्योंकि फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट? सो हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं. कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना बिजनेस खुद शुरू किया था? तो मेजॉरिटी तो वही है. तो याद करिए आप वो दिन जब फर्स्ट डे आपने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा, तो सबसे पहला फाइनेंस का कंसेप्ट क्या आया था आपके दिमाग में? सबसे पहला आया था कि मैं क्या खोलूं? मैं एक प्रोप्राइटरशिप खोलूं, मैं प्राइवेट लिमिटेड खोलूं, या फिर एक एलएलपी खोलूं. ठीक है, तो हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ये ट्रेडिशनल वेज है बिजनेस करने के, और आज के मॉडर्न वेज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी. तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो हमारी प्रोप्राइटरशिप होती है और पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. आज आपकी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कंपनी में कोई लॉसेस हो जाए तो आपके पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी जो है रिकवरी करी जा सकती है अगर हम एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होंगे. इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो जाता है या हम कोई केस हार जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो कंपनी में जितने एसेट्स होते हैं वही सेल करके हमें रीपे करना होता है. However, अगर हमने कोई फ्रॉड किया हो, जैसे आपको बताइए कि किंगफिशर के केस में हुआ, नीरव मोदी के केस में हुआ, अगर हमने कोई फ्रॉड किया है, पैसों को मिस अप्रोप्रिएट किया है, तब डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी भी आती है. बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हम बिजनेस सही से कर रहे हैं तो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और उसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी एनसीएलटी चली जाती है. ठीक है, तो बाइजू को बीसीसीआई एनसीएलटी लेके गई कि हमारे पैसे नहीं दे रही है. तो उस केस में कंपनी में जितने एसेट्स होते हैं खाली उतनी रिकवरी हो सकती है. पर्सनल वेल्थ ऑफ प्रमोटर इज प्रोटेक्टेड, राइट? अगर हमें एक प्राइवेट लिमिटेड ही जो है फंड रेज कर सकती है, आईपीओ लेकर आ सकती है. तो अगर हमें एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहिए अपने बिजनेस में, अगर हम खुद बिजनेस चलाएंगे, हमारा फैमिली बिजनेस है, वी आर हैप्पी विद आवर बिजनेस, तो वी विल रिकमेंड कि आप एक एलएलपी बनाइए, उस पे 30% टैक्स दीजिए, बाकी पैसा घर लेकर जाइए, उस पर कोई टैक्स नहीं है. लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल फंडिंग रेज करनी है इन्वेस्टर से, तो फिर आपके लिए जरूरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वहां पर जो है आप इन्वेस्टर से जो है पैसे रेज करके शेयर इशू कर सकते हैं और कल अपना आईपीओ भी ला सकते हैं. प्राइवेट लिमिटेड के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है. आप 100 रुपए में से 25 रुपए अगर आपने टैक्स दे दिया, बाकी 75 रुपए अगर आपको घर ले जाने हैं तो दोबारा उस पर डिविडेंड टैक्स लगता है. ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो है हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट ज्यादा आ जाता है. सेकेंडली, एलएलपी के अंदर आप सब लोग बिजनेसमैन हैं,
तो हमें पैसों की जरूरत तो पड़ती है बिजनेस करने के लिए। तो कभी आप बोलते हो अपने चाचा से कि भैया पैसे डाल दो, कभी बोलते हो अपने साले से कि भैया पैसे डाल दे कंपनी के अंदर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ये सब कुछ नहीं चलता। एलएलपी के अंदर जो है आप ऐसे लोन्स एडवांसेस जो है करके अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। उसके अंदर खाली डायरेक्टर्स अपने अकाउंट से पैसे डाल सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने बैंक से पैसे हम बोरो कर सकते हैं, इंडिविजुअल से अदरवाइज वी कैन नॉट बोरो मनी, राइट। अब आपकी कंपनी बन गई है सबकी, अब आपको चैलेंज आ रहा है कि यार मेरे को जो है एक ए क्लास टीम चाहिए। अभी जो है मैं अपनी टीम का कैप्टन हूं और कैप्टन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की, है या नहीं? अगर हमें जो है और प्लेयर्स मिल जाए टीम के अंदर जो टिके रहे और चौके छक्के मारे तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लेकिन चैलेंज ये होता है कि या तो हम उन्हें हायर नहीं कर पाते या हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक फाइनेंस का इफेक्टिव टूल है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, आप बंदों को बोलते हो कि यार तू मेरे साथ काम कर, तू मेरे साथ 5 साल काम कर, मैं कंपनी के 1% शेयर तेरे को दे दूंगा, तो तू भी कंपनी का ओनर बन गया। अब गवर्नमेंट ने आईपीओ लाना इतना आसान कर दिया है कि आपने पिछले सेशन में समझा ही, ठीक है। अगर हम एक रीजनेबल कंपनी बना देते हैं, 2-3 करोड़ का भी प्रॉफिट कर रही है, तो हम बड़े प्यार से आईपीओ ला सकते हैं, राइट। तो अगर हम अपने एम्प्लॉइज को कंडीशनिंग करें कि भाई आप हमारे साथ काम करिए, आपके 2 पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। एक, आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, आपकी रेटिंग क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क व्हिच यू आर डूइंग, और सेकेंडली टाइम बेस्ड कि आप हमारी कंपनी में कितने साल तक रहेंगे। उस बेसिस पे कंपनी के आपको कुछ शेयर्स मिलेंगे, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर्स, उतने शेयर्स मिलेंगे आपको। तो वो बंदा जो है कंपनी के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि सैलरी से तो मैं अपना घर चलाऊंगा, लेकिन मेरी वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी, कंपनी की वैल्यूएशन से। जो कंपनी अगर आईपीओ लेकर आएगी वो 1% शेयर 1 करोड़ के, 5 करोड़ के, 10 करोड़ के हो जाएंगे, तो उससे जो है उसकी वेल्थ क्रिएशन होगी। तो ईसॉप्स एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है अपना सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट बिल्ड करने का कंपनी के अंदर, जो वो भी चौके छक्के मारे और हमारा स्कोर बोर्ड जो है 300 तक पहुंचे, 400 तक पहुंचे, राइट। तो ईसॉप्स की हम डिटेल में और भी डिस्कशन कर सकते हैं। इन चीजों के लिए जो है मंथली जो है एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। वैसे वो पेड वेबिनार होता है, लेकिन बड़ा बिजनेस के ऑडियंस के लिए वो जो है फ्री वेबिनार हम कंडक्ट करते हैं। तो आप जो है वो भी हमारे को सोशल मीडिया पे लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो वेबिनार अटेंड करके इन चीजों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, राइट। अब आपने टीम भी बना ली, हम आएंगे क्वेश्चन पे, इसके प्रेजेंटेशन के बाद मेरे एक का क्वेश्चन है। अब आपने टीम बना ली, अब आप बोल रहे हो कि यार मैं बिजनेस ओनर हूं, ठीक है। हर बिजनेस के अंदर 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एचआर, आर&डी और मैनेजमेंट। दोबारा बोल रहा हूँ, सेल्स, मार्केटिंग, तो आपको जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको याद आना चाहिए कि मेरी कंपनी में कौन कर रहा है, ठीक है। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। कितने लोगों के दिमाग में अपनी फोटो आई ज्यादातर चीजों में, ठीक है। तो जब हम छोटे बिजनेस ओनर होते हैं तो क्या होता है कि बिजनेस के सारे प्रोसेसेस पे ओनर डिपेंडेंसी होती है कि भैया ओनर जो है ना, जब तक ये है तब तक तो सेल्स चल रही है, जब तक ये है जब तक मार्केटिंग चल रही है, इसे खुद जो है चिल्लाना पड़ता है, तब ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ओनर डिपेंडेंसी होती है तो मैं कभी सेल्स कर रहा हूँ, कभी मार्केटिंग कर रहा हूँ, कभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, कभी फाइनेंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंसिस्टेंट नहीं है, ये सारे जो पहिए हैं ना मेरे एक साथ नहीं चल पा रहे, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी बिजनेस की स्पीड जो है वो स्लो है, ठीक है। बिजनेस ऑटोमेशन करने के लिए आपको इन सारे बिजनेस के प्रोसेसेस के एसओपीस बनाने चाहिए। एसओपीस क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये काम कैसे होता है। फिर आपको लोगों के केआरए केपीआई बनाने पड़ते हैं कि ये काम कौन करेगा, और उसके बाद एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए कि रिव्यू सिस्टम उनका हो रहा है वीकली बेसिस पे कि वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कितने लोग रिव्यू करते हैं अपनी टीम का वीकली बेसिस पर? सारे डिपार्टमेंट्स का कर पाते हैं, सेल्स का, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का, एचआर का। तो ये सिस्टम हमें कंपनी में बनाने होते हैं। और फिर बिजनेस ओनर का क्या काम रह जाएगा? पहला काम आप लोगों का है सिस्टम्स बनाना, दूसरा काम आपका है स्ट्रैटेजी बनाना, ऐसी मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी की क्लाइंट्स खुद आए
ऐसी मैग्नेटिक स्ट्रेटेजी की लोग जो है मेरी कंपनी को छोड़कर ही ना जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी की जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं मंथली बेसिस पर वो मेरे बैंक अकाउंट में पार्क हो जाना चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स, वो मैं बिजनेस से पैसा निकाल सकूं। ऐसी स्ट्रेटेजी की जो मेरी वर्किंग कैपिटल है ना वो ऐसा हो जाए कि मेरे जो कस्टमर है वो मेरे को 15 दिन में दे रहे और मेरे को अपने सप्लायर को 30 दिन में पैसे देने पड़ते हैं, राइट? तभी बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो आपका काम ये है कि पहला सिस्टम्स बनाना, कि मेरे सेल्स का सिस्टम बनाऊं, उसमें सीआरएम सिस्टम इंप्लीमेंट करूं, मार्केटिंग में अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, उसका पूरा सिस्टम बनाऊं जिससे चीजें ऑटोमेटिक चले मेरे बिना, मैं उसमें पिच बनाकर दूं, उन्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बता के दूं कि क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है मैं अपने ऑपरेशंस के अंदर सिस्टम बनाऊं। सिस्टम क्या होता है ऑपरेशन में? ऑर्डर टू डिलीवरी, कि जैसे ऑर्डर मेरी कंपनी में आता है तो डिलीवरी तक क्या क्या स्टेप्स है, और क्या होता है डिलीवरी टू कलेक्शन, कि माल जब निकल जाता है फैक्ट्री से तो कलेक्शन तक के क्या क्या स्टेप है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यस और नो? तो ऐसे जो है सिस्टम्स बनाना किसका काम है, और हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में? बना रहे हैं सिस्टम्स। तो हमें सिस्टम्स बनाना बहुत जरूरी होता है कंपनी के अंदर। दूसरा स्ट्रैटेजी बनाना, और तीसरा जो है अपने लोगों की ग्रोथ करना, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको जो है सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर लेकर आना और उनको जो है अपलिफ्ट करना, ये जो है बिजनेस ओनर्स का काम होता है। तो कितने लोगों को पीपीटी चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं? तो आप एक क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं अपने फोन में, और जो है एक फॉर्म आएगा वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको जो है ईमेल पर ये सारी पीपीटी जो है अभी आपको आ जाएगी ईमेल पर। So this is a glimpse of business automation, कि हम आज की डेट में बहुत अच्छे टूल्स यूज करके अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हैं, और उसमें हमें पता चल सकता है कि मेरे किस क्लाइंट का क्या स्टेटस है। हमारे क्लाइंट्स को डैशबोर्ड मिल सकता है कि उसके ऑर्डर का कब डिलीवरी हो जाएगी और अभी करंट स्टेटस क्या है। वो आपको फोन करके पूछेगा नहीं, आपके वेंडर को पता चल सकता है कि उसकी पेमेंट कब रिलीज होगी। आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्हें पूरी अपनी लेजर, अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बिना पूछे एक डैशबोर्ड पे, एक मोबाइल ऐप पे मिल सकती है आज की डेट में। हो गया? आगे किसी के पास ईमेल? अब आपका बिजनेस ऑटोमेट हो गया, आपके जो है सारे प्रोसेसेस, सेल्स चल रही है, मार्केटिंग चल रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं, राइट? तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है? तो मेरी अकाउंटिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही? अकाउंटिंग का खाली काम जो है ना जीएसटी रिटर्न भरना नहीं है, राइट? हम सब जो अकाउंटिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि बैलेंस शीट फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अकाउंटिंग का जो मेजर काम है वो है कि आप लोगों को इनसाइट्स मिले अपने बिजनेस के बारे में। आपको पता रहे कि पिछले महीने मैंने कितनी सेल्स करी, कितने एक्सपेंस करे और मेरा कितना प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट मैं घर से बिजनेस से निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा हूँ। कौन सा एक्सपेंस मैं अभी करूँ, कौन सा एक्सपेंस मैं एक महीने बाद कर सकता हूँ, राइट? हमें जो है इंसाइट चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मेरा हाई जीपी प्रोडक्ट है, उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होता है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मेरे को लेस प्रॉफिट होता है। ऐसा तो नहीं है मैं लेस प्रॉफिट वाले जो प्रोडक्ट है उसके लिए अपनी सारी बैंडविड्थ यूज कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज सारे उसमें यूज कर रहा हूँ। तो हम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि जो लोएस्ट 20% जीपी प्रोडक्ट्स है हम उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे, और जो ऊपर के 20% प्रोडक्ट्स है हम उस पर फोकस करेंगे और अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। ऐसे ही हम अपने क्लाइंट्स को देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो मेरे को प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो मेरा खून चूस लेता है, राइट? तो हमें जो है वो क्लाइंट छोड़ने हैं जो खून चूस लेता है, और सारी मेहनत कहाँ करनी है सेल्स मार्केटिंग की, जो क्लाइंट्स मेरे प्रॉफिटेबल है, टाइम पे पेमेंट देते हैं, और जो है जिससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो एक वर्चुअल सीएफओ एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम एक फुल टाइम सीएफओ अफोर्ड नहीं कर सकते, मे बी वो 20 लाख की सैलरी पे आता है, 30 लाख की सैलरी पर आता है आज की डेट में। तो हमारी अकाउंट्स की टीम को सुपरवाइज करने वाला एक रिसोर्स चाहिए, एक मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीनियर फाइनेंस पर्सन जो देख सके पहली बात कि हमारी अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस प्रॉपर है या नहीं है। दूसरा, हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे MIS रिपोर्ट्स दे जिससे हमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन मिले बिजनेस के बारे में कि मेरे कितने डेटर्स हैं, कितने लोगों से पैसे लेने हैं, 30 दिन पुराने कितने हैं, 60 दिन पुराने कितने हैं, 90 दिन पुराने कितने हैं।
उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ, कितने पैसे मेरे को देने हैं, बैंक की मेरे को कितनी लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी, मेरी वर्किंग कैपिटल कैसे चल रही है। अगर मेरे को फंड रेज करना है तो फिर कौन सी ऐसी कंपनीज हैं मेरी इंडस्ट्री में जिन्होंने पहले आईपीओ लेकर आए हैं, वो कितना प्रॉफिट दिखाते हैं अपनी सेल्स का, जितना वो प्रॉफिट दिखाते हैं तो उनकी वैल्यूएशन कितने मल्टीपल पे ऑपरेट कर रही है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कितनी वैल्यूएशन करनी है, हमें कितना फंड रेज हो जाएगा अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, राइट। तो इधर जो है एक सीनियर रिसोर्स का जो है काम आता है, वो हमारी बजटिंग करता है और उसमें प्लान वर्सेस एक्चुअल करता है कि अगले महीने मैंने पूरा बजट बना लिया कि मेरा सैलरी में इतना एक्सपेंस होगा, स्टाफ वेलफेयर में इतना एक्सपेंस होगा, कन्वेंस में इतना एक्सपेंस होगा, और वो हम कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे बजट के अंदर है या नहीं है। अगर बजट के अंदर है तो आप ओनर को देखने की जरूरत नहीं है, जो चीज बजट से बाहर है आप उसको देखो और कॉस्ट रिडक्शन की स्ट्रैटेजी लगाओ कि यहाँ पे जो है हम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, राइट। इसमें जो है ERP इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपकी कंपनी ग्रो होती है तो बहुत सारे ERP सिस्टम्स, ERP समझते हैं क्या होता है? ERP इज अ सॉफ्टवेयर जो आपके बिजनेस को बेटर मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे SAP, Oracle, ये वर्ल्ड के बेस्ट ERP सिस्टम्स हैं, राइट। और जो है ऐसे लो कॉस्ट ERP सिस्टम्स भी बहुत सारे आ गए हैं, आप सबने जोहो का नाम सुना होगा, आपने Odoo का नाम सुना होगा, तो ये लो कॉस्ट नो कॉस्ट टूल्स हैं जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके बिजनेस की जो है पिक्चर चेंज कर सकते हैं और जो है बहुत सारा एफिशिएंसी बिजनेस के अंदर जो है आप बिल्ड कर सकते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग ERP सिस्टम्स। और सबको GST, इनकम टैक्स, TDS, तो ये तो एक नेसेसरी एविल है, आपको करने ही करने हैं। तो एक सीनियर पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है और जो है वो हमारी अकाउंट्स टीम को सुपरवाइज करके ये सारी चीजें जो है इंप्लीमेंट कराता है बिजनेस के अंदर, जिससे जो है बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर मूव हो सके। तो हम जो है ये थ्रेशोल्ड जो है ना बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने अकाउंट्स फाइनेंस में फंसे रह जाते हैं। जब हमारे अकाउंट्स और फाइनेंस की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी अपनी कंपनी की तो हम ये थ्रेशोल्ड पार कर पाएंगे, वो छलांग मार पाएंगे ऐसे भी आईपीओ की और एक बड़ी कंपनी बन पाएंगे, राइट। अब हमारी अकाउंट्स टीम प्रॉपर हो गई है, हमारी कंपनी और बड़ी हो गई है, राइट। हो गई नहीं हो गई है? हो गई। अब क्या जरूरत आती है कि यार ऐसा तो नहीं है मैंने किसी क्लाइंट से पैसे लेना भूल गया, ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा सेल्स वाला बंदा है वो अपने किसी रिश्तेदार को माल बेच रहा है और वो रिश्तेदार आगे बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है वो जो मेरा HR वाला बंदा है वो हायरिंग में कमीशन खा रहा है, राइट। होते हैं। तो हर बिजनेस के अंदर ऐसे लीकेजेस होते हैं जिसके लिए जरूरत होती है इंटरनल ऑडिटर की। इंटरनल ऑडिटर आके देखते हैं कि कंपनी के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो हमने 7 डिपार्टमेंट्स डिस्कस करे वो 7 डिपार्टमेंट्स अपने सिस्टम्स के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये उन सिस्टम के अंदर क्या कमी है, कहाँ पर लीकेजेस हो सकती है, या क्या ऐसे एडवांस टूल्स है जो हम यूज करके अपने बिजनेस की एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने क्लाइंट को वर्चुअल अकाउंट नंबर दे सकते हैं, या अगर हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो हम उसमें नैश की फैसिलिटी बैंक में यूज कर सकते हैं कि ऑटो डिडक्ट हो जाए, उनके जो अकाउंट है उनसे हमारी पेमेंट ऑटो डिडक्ट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंटरनल ऑडिटर को हम प्लेस करके हम मंथली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हमें मिलती है जो बताती है कि बिजनेस में क्या कमी है। ये इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स की भी हो सकती है और बाकी प्रोसेसेस की भी हो सकती है। तो इंटरनल ऑडिट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इट इज फॉर ऑल दी प्रोसेसेस इन द बिजनेस, चाहे वो HR का प्रोसेस है, चाहे वो जो हमारा मार्केटिंग का प्रोसेस है, सेल्स का प्रोसेस है, सबका हम इंटरनल ऑडिट करके देख सकते हैं कि हमारे बंदे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब इंटरनल ऑडिट का चेक लग जाएगा तो जो काम आप कर रहे हो टीम का वो टीम को सुपरवाइज करने का, उनकी जो है कमियां निकालने का वो एक इंटरनल ऑडिटर निकालेगा और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन हमारा परफॉर्मिंग एसेट है और कौन सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, राइट। सेल्स ऑटोमेटिक चल रही है, मार्केटिंग ऑटोमेटिक चल रही है और जो है लोग हायरिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क भी ऑटोमेटिक हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम अपने धंधे को बड़ा करें। आते हैं नहीं आता? तो वो कैसे कर सकते हैं हम अपना धंधा बड़ा? तो हम एक्सपेंशन करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो छोटी कंपनी टाटा ने 1mg को खरीद लिया, जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया, तो ऐसी जो है छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी जो है वो छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है या उन्हें मर्ज कर लेती है। तो आपने कैपिटल मार्केट्स में भी सुना होगा कि कंपनी जो है जब वो लिस्ट हो जाती है तो वो देखती है कि वो अपनी प्राइस अर्निंग रेशो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट है और वो 200 करोड़ की मार्केट कैप पे है तो वो 20 के पीई पे ऑपरेट कर रही है।
ठीक है, जो शेयर मार्केट में डील करते होंगे दे कैन अंडरस्टैंड। तो बड़ी कंपनी कहती है कि यार मैं 50 के पी पे ऑपरेट कर रही हूँ, मैं कोई छोटी कंपनी 20-30 के पी पे एक्वायर कर लेती हूँ तो मेरी भी मार्केट कैप बढ़ जाती है। तो इंडिया के अंदर जो कंसोलिडेशन है, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, ये बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है, ठीक है। पहले कंपनीज के पास ये ऑप्शंस नहीं थी एसएमई आईपीओ की, जो अब आ गई है। तो नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स अगर हमारी एक डिसेंट कंपनी है तो हमारे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो है हम अपना धंधा जो है ऐसे 100 करोड़ का 50 करोड़ का बेच दे और जो है सारा पैसे हम जो है अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन के अंदर हम फंड रेज कर सकते हैं। फंड रेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं? हम जो है एंजल इन्वेस्टर से पैसे रेज कर सकते हैं, हम वेंचर कैपिटल से पैसे रेज कर सकते हैं, हम प्राइवेट इक्विटी से पैसे रेज कर सकते हैं, हम आईपीओ लेकर आ सकते हैं, राइट। तो उसके बाद फ्रेंचाइजिंग मॉडल से भी हम जो है एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम रिटेल कंपनी है या फ्रेंचाइज मॉडल जो होता है वो सेल्फ फंडेड मॉडल है कि कोई भी फ्रेंचाइज हमारी कंपनी की लेगा तो वो हमें फ्रेंचाइज फीस देगा, वो हमें जो है हमारे स्टॉक के पैसे देगा, वो अपना खुद इंटीरियर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल फॉर एक्सपेंशन। और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनी लास्ट 2 सालों में इनकॉर्पोरेटेड है? ओके, तो गवर्नमेंट की स्कीम है गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। वो कहती है अगर आपकी कंपनी लास्ट 2 साल में इनकॉर्पोरेटेड है तो 20 लाख रुपीस का ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है प्लस 50 लाख रुपीस का उसका टॉप अप दे रही है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि सर ये लोन तो खाली उन्हें मिलते हैं जिनके बिजनेस में जान हो या जिनके पास जान पहचान हो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये सीड फंड मिला है। तो वी नीड टू अप्लाई टू दैट। गवर्नमेंट ने इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर को जो है ये फंड्स दे रखे हैं और ये इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर अगर ये फंड्स बिजनेसेस को नहीं दे रहे तो इनके ऊपर पेनल्टी लग रही है, इन्हें और फंड गवर्नमेंट से नहीं मिल रहे। तो हमें इन चीजों का पता करना चाहिए और जो है हमें अप्लाई करना चाहिए इन स्कीम्स का। ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है सीजीटी एमएससी स्कीम, कैपिटल गारंटी ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। किसी ने लिए लोन सीजीटी एमएससी स्कीम में? तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 केसेस है जिन्होंने सीजीटी एमएससी स्कीम में लोन लिए। तो सीजीटी एमएससी स्कीम में आपको जो है 5 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन गवर्नमेंट देती है और उसके अंदर 80% लोन जो है गवर्नमेंट सिक्योर करती है फॉर बैंक। तो आप जो है सीजीटी एमएससी स्कीम के अंदर जो है एलिजिबल है। पहले ऐसे होता था कि ये मिलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज की डेट में बहुत कॉमन है। आपको जो है बहुत इजीली, अगर आपके बिजनेस की हिस्ट्री है 3 साल की 4 साल की, तो इजीली सीजीटी एमएससी स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है और आप अपना बिजनेस उससे एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9 to 10%, प्लस वो अपनी कुछ फीस लेते हैं गवर्नमेंट की 1 to 1.5%। सेक्टर स्पेसिफिक बहुत सारी स्कीम्स है जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है। प्राइवेट इक्विटी वो फर्म्स है जो आपका प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करती है, आपकी कंपनी को एलिजिबल करती है कि 10, 20, 30, 50, 100 करोड़ रुपए देकर आपकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है, 2-3 साल के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज होता है, फिर आपकी कंपनी का आईपीओ आता है। वेंचर कैपिटलिस्ट का थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करती है जिनकी ग्रोथ रेट हाई होती है। तो उनको जो है बहुत सारी कंपनियां वेंचर कैपिटलिस्ट में डूबती भी हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। बट प्राइवेट इक्विटी इज मोर ऑफ अ सेटल्ड बिजनेसेस जिनकी 30% 40% CAGR ग्रोथ रेट है फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, तो वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड। देन आईपीओस का हमने इतना डिटेल सेशन देखा लंच से पहले, तो उसके अंदर सारा डिस्कशन हुआ। आई होप कि वो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, आप लोगों को पूरा डिटेल में पता चला कि आज की डेट में आईपीओ जो एक सपना होता था वो एक रियलिटी है। जस्ट वी नीड टू स्टार्ट वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन। तो अगर हमारा एक वर्चुअल CFO होता है वो हमारी कंपनी को इंटरनली प्रिपेयर करता है कि हम जो है उस आईपीओ के लिए प्रिपेयर हों। हम जो है अगर 2025 में लाना है, 2026 में लाना है, तो उसका एक सिस्टमैटिक हम उस डायरेक्शन में चलें। देन एंजल नेटवर्क एक कंसेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स बैठ जाते हैं, राइट। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि कोई भी कंपनी आती है, स्टार्टअप आता है, वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। जब वो अपने आप को प्रेजेंट करता है तो कोई 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो एज अ कंपनी आई एम एबल टू रेज 2 करोड़ 5 करोड़ रुपीज ऑफ फंड्स। तो एंजल नेटवर्क एक बहुत ही सुपर हिट तरीका है पैसे रेज करने का। आज की डेट में बहुत कॉमन है, लेकिन ये मोर ऑफ स्टार्टअप्स के लिए ये ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेसेस। और आज की डेट में कंसेप्ट्स हो गए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के, AIFs जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू कैपिटल जो है बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर। बिकॉज
अल्टीमेट एग्जिट का एक ऑप्शन मिल गया इन्वेस्टर को कि ये कंपनी 2 साल 5 साल बाद जब आईपीओ लेके आएगी तो मेरे पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे, राइट? आ रहा है समझ या? थैंक यू। सो ऐसे करके जो हम अपनी कंपनी की जो है, अब हमारा जब सब सेटल्ड हो जाता है तो हम कंपनी की एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है? एसएमई आईपीओ की, आई एम स्किपिंग द स्लाइड बिकॉज इतना डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो फंडिंग के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले एक पिच डेक बनानी होती है। पिच डेक एक पीपीटी होती है जो बताती है कि हम करते क्या हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर हैं, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, कितना पैसा हमें चाहिए, और जो है हम उस पैसे का करेंगे क्या, फ्यूचर में हमारे बिजनेस की क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो हम एक पिच डेक बनाते हैं और हम एक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, एक फाइनेंशियल मॉडल कि आज मेरी कितनी सेल है, अगले 5 साल तक 60 महीनों में मेरी हर महीने कितनी सेल्स होगी, उसके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, उसके लिए जो है मैं कैसे जो है अपनी ग्रोथ करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे 10,000 रुपए का ऐड चलाऊंगा तो कितने मेरे इंप्रेशन आएंगे, 1,000 मेरे इंप्रेशन आएंगे, 1,000 में से 200 लोग मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, 200 में से 50 लोग जो है मेरे को क्लिक करेंगे, 50 में से 10 लोग जो है इंक्वायरी फॉर्म भरेंगे, 10 में से 1 जना कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो ये मैंने अपना एक सेल्स फनल बनाया। उस सेल्स फनल से कैसे मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ, मेरी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन मेरी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर से ज्यादा है या कम है। तो ये सारी चीजें जो है हम एक एक्सेल शीट के ऊपर बनाते हैं जिसे हम फाइनेंशियल मॉडल कहते हैं। फिर हम एक पिच डेक और फाइनेंशियल मॉडल लेके इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इन्वेस्टर कौन से होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं। उनके पास जाते हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। उस प्रेजेंटेशन में फिर नेगोशिएशंस होती है कि यार हम बोल रहे हैं कि हमारी 50 करोड़ की वैल्यूएशन है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, वो बोलेंगे हम 70-80 करोड़ की वैल्यूएशन पे देंगे। सबने देखा शार्क टैंक, ठीक है? तो शार्क टैंक थोड़ा सा ज्यादा वो वैल्यूएशन गिरा देते हैं वहाँ पे, इतना ऐसा नहीं होता। अगर हम रियलिस्टिक वैल्यूएशन लेकर जाएंगे तो इन्वेस्टर भी ढूंढ रहे हैं, उसका तो काम ही है ना कि मैं ढूंढूं कि कौन सा बिजनेस सबसे बढ़िया है या नहीं। तो जब हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो ही सर्चिंग आउट फॉर बिजनेसेस लाइक अस जो कि उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस वेयर फिर हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं। जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो हमारी एक टर्म शीट साइन होती है। टर्म शीट में लेमैन लैंग्वेज में लिखा जाता है कितनी वैल्यूएशन है, कितने पैसे हमारे पास आएंगे, कौन से शेयर हम इशू करेंगे। उसके बाद आपका ड्यू डिलीजेंस होता है। 3 तरीके के ड्यू डिलीजेंस होते हैं। टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वैसे कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, आपकी वेबसाइट का डेटा कॉपी पेस्टेड तो नहीं है। एक होता है लीगल ड्यू डिलीजेंस कि आपके जीएसटी के कंप्लायंसेस प्रॉपर है, आपके इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस प्रॉपर है। और तीसरा होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कि आपका प्रोडक्ट जो है इज इट प्रॉफिटेबल, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो सही है या नहीं, आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ, जीएसटी के बिल लेके पैसे तो नहीं निकाले हुए। ये सारी चीजें जो है ड्यू डिलीजेंस होती है। जब ड्यू डिलीजेंस हो जाती है तो वो एक लिस्ट ऑफ कंडीशंस देते हैं। लिस्ट ऑफ कंडीशन में कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट वो कंडीशंस होती है जो आपको सही करनी होती है फंडिंग के पैसे आने से पहले। तो वो बोलते हैं कि आपकी ये जीएसटी का केस चल रहा है, इसे निपटा दो पहले, तो जीएसटी का केस निपटाओगे तभी पैसे डालेंगे, ठीक है? कंडीशन सब्सिक्वेंट वो होती है कि पैसे हम आपको दे रहे हैं लेकिन अगले 1 साल में आप जो है ये सारी चीजें अपनी कंपनी के अंदर सही कर लेंगे, राइट? अब जब आप कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी कर लेते हैं तो आपको सीपी क्लोजर लेटर मिल जाता है और फिर जो है इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे डाल देता है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और आप उनको जो है शेयर्स इशू कर देते हो कंपनी में। अब वो पैसे जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया आपको कहीं पे वापस नहीं करने, आपको वो पैसे अपने बिजनेस में लगाने और बिजनेस को एक्सपैंड करना, राइट? सो ये कुछ टूल्स हैं आपके पास, ये सारी सबके पास पीपीटी आ जाएगी। तो ये टूल्स है आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने में, अपने बिजनेस को हेल्प करने में। इसके अलावा ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, RXIL अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। वो ये कहते हैं कि अगर आप ऐसी कंपनी को माल सप्लाई करते हैं जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है बजट से पहले, 250 करोड़ से ज्यादा है बजट के बाद, तो उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी है। RXIL पे, M1 ट्रेड्स पर इस पे रजिस्टर करना जरूरी है। आप उनको माल बेचोगे, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना इनवॉइस अपलोड करोगे तो आपके पास बैंक्स जो हैं वो बोलेंगे कि अगर आपका 1 करोड़ का इनवॉइस है कि आप मेरे से 99 लाख ले लो, आप मेरे से 99,25,000 ले लो। आप सिलेक्ट करोगे तो तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो जो आपका क्लाइंट है दे विल मेक पेमेंट डायरेक्टली टू दीस प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो ये हमारा इनवॉइस डिस्काउंटिंग का सिस्टम है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। अगर आप बड़े कंपनीज के सप्लायर है एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है आपके लिए।
सो फ्रेंड्स, हमने जितना भी डिस्कस किया अपना, ये सारी सर्विसेज जो है स्टार्टर सीएफ को प्रोवाइड करती है. वी आर बेस्ड आउट इन दिल्ली, सर्विंग क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी हैव ऑफिसेज इन दुबई, इन यूएस, इन केनिया. और जो है हमें बड़ा बिजनेस से वी आर एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड बड़ा बिजनेस. सो इट्स अ प्लेजर टू सर्व यू पीपल. हमारा बाहर बूथ है, आप जो है हमसे डिस्कशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के फाइनेंस के बारे में. यू कैन डिस्कस विद अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू. यू कैन फॉलो अस एवरी मंथ ऑन मंथ. वी हैव डिटेल्ड सेशंस ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. तो उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम अपना बिजनेस ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, ये सारे फाइनेंस की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. वी आर हैप्पी टू टेक क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. फाइनेंस के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? तो रियल एस्टेट में जैसे जो अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें, जैसे डीएलएफ है और बहुत सारी कंपनीज हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर भी जो है फाइनेंस ऐसा लिस्टिंग पॉसिबल है. अगर हम एसएमए की बात करें, मेरे को पर्सनली लगता है, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा बॉटलनेक आता है, क्योंकि रियल एस्टेट में ना लैंड की वैल्यू ज़्यादा होती है और हम जो प्रॉफिट दिखाते हैं ना वो कंपैरेटिवली कम होता है. जैसे अगर मेरी कोई फैक्ट्री है उसमें मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो मेरे को 80 से 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिल सकती है. रियल एस्टेट में अगर मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा, तो हो सकता है मेरे लैंड बैंक की मेरे पास 100 करोड़ का हो, तो मैं बोलूँगा यार 100 करोड़ का तो लैंड ही है, तो मैं फिर बाहर से पैसे क्यों लूँ. तो ये थोड़ा सा चैलेंज होता है. बाकी हम गवर्नमेंट से, हम बैंक से जो है वो फाइनेंसिंग करा सकते हैं. हेलो, आपने इंटरनल बिजनेस के इंटरनल ऑडिट के लिए कुछ ऑप्शन बताए हैं, तो वो उसको कैसे करना है कि वो बंदा कहाँ मिलेगा जो हायर करना है हमें बिजनेस के इंटरनल ऑडिट के लिए? डेफिनेटली आप स्टार्टर सीएफओ का अप्रोच कर सकते हैं. स्टार्टर सीएफओ एज एन एक्सटर्नल एजेंसी आपका इंटरनल ऑडिट करती है, जिसके अंदर जो आपके सारे प्रोसेसेस को चेक करके और ऐसा कर सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे एक एक प्रोसेस को उठा के उसकी चेकिंग हो रही है, उसके प्रोसेसेस आपको बताए जा रहे हैं और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करी जा रही है, उसके प्रोसेसेस बनाए जा रहे हैं. ऑनलाइन भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस. थैंक यू. जैसे सीएफओ हम अपॉइंट करते हैं, उनकी कंडीशंस होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होते करने नहीं होते. अगर आपको, अगर हमारे कंपनी का सीएफओ समझते हैं और आपके साथ में अगर हम जुड़ते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है या शॉर्ट टर्म आप हमको गाइड करते हैं? सर ये ना प्लग एंड प्ले मॉडल है. अच्छा, आज आपको ज़रूरत है तो आप कर लीजिए 2, 4, 5 महीने के लिए. फिर आपको लगता है कि अभी जो है हमारा बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो गया, उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप ब्रेक ले सकते हैं. ये आपको बेनिफिट आता है कि आप किसी को एम्प्लॉयमेंट पे तो रख नहीं रहे. जिस बिजनेस में कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, तो उस स्पेसिफिक असाइनमेंट को लेके 1 महीना कर सकते कंपनी हैं. के लिए सीएफओ रेगुलर होना जरूरी नहीं? सीएफओ जब आप लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको एक सीएफओ होना जरूरी है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो सीएफओ सीए होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए. वो आप अपने प्रमोटर में से एक जने को सीएफओ बना सकते हैं फॉर लिस्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेटरी पर्पसेस. वैसे जो है अगर आप एज अ सर्विस, एज अ इम्पैक्ट लेकर आएंगे तो फिर आप नहीं, अभी हमने लिस्टिंग में जा रहे हैं और हम सीएफओ एज एम्प्लॉय रखा नहीं, और आप भी कंपनी से हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं, कंसल्टेंट भी सीएफओ रख सकते हैं. हाँ जी. थैंक यू. एक सवाल पीछे से. ESOP और ESOPs होते हैं शेयर ऑप्शन. कि आज मेरे पास जो एम्प्लॉइज हैं, मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि अगर आप मेरे साथ 5 साल रहोगे तो आप मेरी कंपनी के 20 शेयर खरीद सकते हो. मार्केट में इसका रेट 100 रुपये है, लेकिन मैं आपको 10 रुपये का दूंगा. राइट, तो उसके पास ऑप्शन है. हो सकता है 5 साल बाद, जैसे बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ, उन्होंने ESOPs दिए, उसके बाद कंपनी गिर गई. फॉर एग्जाम्पल बाइजू, ठीक है, अब कंपनी की वैल्यूएशन ही कम हो गई. ठीक है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉइज बोले यार कोई फायदा ही नहीं है ऑप्शन लेने, तो उनके पास ऑप्शन है कि हम खरीदे या ना खरीदे. तो होते वो शेयर्स ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनके पास ऑप्शन है. जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनके पास एक्चुअल शेयर्स आ जाते हैं कंपनी के. So I need to know what are the minimum criteria to get the funding? Private company, say 4 years of private school. Which funding you are talking about? Any VC funding or PE funding or IPO? IPO is better. IPO generally should talk about. करोड़ ऑफ रुपीस की जो है फंडिंग हो चुकी है आज की डेट में. हमारा जो है जो आइडिया होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन, कि आगे चल के जो है मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होगा और जो है मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा, और वो हमें इन्वेस्टर को कन्विंस करना है.
हैविंग सेड दैट थोड़ा सा कंपटीशन एनवायरनमेंट अब बढ़ गया है, तो इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन पुटिंग मनी इनटू द बिजनेसेस व्हिच आर not making any revenue until and unless उनके पास कोई पेटेंट है या कोई वो डीप टेक है, कुछ ड्रोन कर रहे हैं, कुछ एकदम नया कुछ ऐसा कर रहे हैं, राइट? तो जनरली स्पीकिंग अगर हमारा स्टेबल बिजनेस है और वो बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर अच्छी परसेंटेज से, देन डेफिनेटली वो एक इन्वेस्टेबल मॉडल है। पहले ये नोशन होता था कि कुछ नया होगा, इनोवेटिव होगा तभी फंडिंग आएगी। आज की डेट में अगर आपका रेगुलर बिजनेस है, अगर हम बहुत ही सिंपल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट बना रहा है, तो हम जो है हमें फंडिंग आराम से मिल सकती है क्योंकि हम IPO लेकर आ सकते हैं।